आज इस किसान महासम्मेलन में हमारे बीच में विराजमान हमारे प्रतिपक्ष के नेता राजवीर सिंह जी विदुड़ी जी और हमारे बीच में हमारे किसानों के नेता और जिनका अभी ओजस्वी उद्बोधन हम सबको सुनने को मिला, ऐसे हमारे विनोद जी भाई साहब शेरावत जी और हमारे जिले के अध्यक्ष देवेंद्र जी सोलंकी, महामंत्री रविंद्र जी शर्मा, विनोद जी भारद्वाज हमारे महामंत्री और जो हमारे इस जिले के शहर प्रभारी संजीव जी शर्मा और नील दमन जी खत्री हमारे पूर्व विधायक और हमारे अशोक ठाकुर जी जिला प्रभारी, महेश जी तोमर, जय भगवान जी, रविंद्र जी, इंद्रराज जी, वेद प्रकाश जी पूर्व विधायक, सुनीत चौहान जी, आनंद आर्य जी और सभी मंच पर बैठे हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष संजय जी डबा जी और प्रदीप जी ठोलेदार जी और सभी मंच पर बैठे अतिथिगण और सामने विराजमान सभी किसान भाइयों और बहनों, आज मैं बात की शुरुआत उस जगह से करूंगा क्योंकि पूर्व वक्ताओं ने जो विषय रखे निश्चित रूप से उन्होंने किसानों की पूर्व की स्थिति और वर्तमान में किसानों के लिए जो सरकार काम कर रही है उसके बारे में बताने का प्रयास किया। और देश का किसान की एक शुरुआत अगर करें तो किसान की अगर कोई चर्चा होती है या किसान की बात होती है या कभी कहीं किसान की कोई कहानी लिखी जाती है तो उस कहानी की शुरुआत होती है कि एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। सवेरे जल्दी उठता था, कंधे पर हल रखकर और खेत में जाता था। उसकी धर्मपत्नी उसके पीछे उसका खाना लेकर जाती थी और उसकी यही होता था कि गांव में एक गरीब किसान रहता था। कभी किसान को अमीर नहीं बताया किसी भी कहानी में। कोई अगर बता दे कि किसी कहानी के अंदर एक गांव में एक अमीर किसान रहता था, कभी किसी कहानी में नहीं लिखा गया, क्योंकि किसान की इस व्यवस्था, इस दशा का जिम्मेवार कौन है। और हम कभी कोई मैगजीन भी पढ़ते हैं या कभी कोई न्यूज होती है, कभी कहीं पर भी चर्चा होती है तो उसके अंदर भी अगर कोई किसान का चित्र होता है तो उस किसान के चित्र के ऊपर वो फटे हुए कपड़े, फटी हुई जमीन दिखाना और वो आकाश की तरफ देखता हुआ एक किसान का चित्र दिखाते और कहते हैं कि किसान देखिए किसान के हाल। कभी किसान का इस तरह का चेहरा नहीं दिखाया कि जिसमें उस किसान के उसके हंसते खेलते खिलखिलाते किसान का चेहरा कभी नहीं दिखाया। और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण रहा इस देश के अंदर कि किसानों के लिए जो लोग राजनीति करते थे उन्होंने कभी किसान के हित का कोई योजना नहीं बनाई, न किसान को आगे बढ़ाने का कोई प्लानिंग किया। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और सिर्फ वोट बैंक के तौर पर उन्होंने उसका इस्तेमाल जरूर किया। सरकार आपने देखा होगा देश के अंदर 60 साल किसने शासन किया। इस देश के अंदर 60 साल जिन्होंने शासन किया वो थी यूपीए या कांग्रेस की सरकार। और 60 साल में से अगर भारतीय जनता पार्टी का शासन है तो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के 6 साल और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 6 साल, इसके अतिरिक्त तो पूरा शासन कांग्रेस ने ही इस देश के ऊपर किया था, हुकूमत की थी। लेकिन कृषि का मैं एक बजट की बात करना चाहता हूँ। कृषि का जो बजट होता था टोटल मिलाकर वो उनके टाइम के अंदर 2012-13
10-11 का आप बजट उठाकर देख लें, कृषि का टोटल मिलाकर जो बजट होता था वो 12,000, 13,000 या 14,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, जिसमें से आधे तो पैसे अधिकारियों की सैलरी में चले जाते थे। उसके बाद के पैसे आप देख लीजिए कि कृषि का बजट कितना था। लेकिन मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से सत्ता संभाली है, उसके बाद आप कृषि का बजट देख लीजिए, और इस साल का कृषि का बजट अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं 1,35,000 करोड़ रुपए कृषि का बजट है। 1,35,000 करोड़, जो उनसे 10 गुना अधिक है। उनके समय में कृषि का बजट ही मात्र कितना होता था, 13 या 12,000 करोड़ रुपए हुआ करता था। लेकिन मोदी जी की सरकार में एक साल का बजट 1,35,000 करोड़, और उसमें भी 75,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट किसान के खाते में जाते हैं, कोई बीच में बिचौलिया भी नहीं है। किसान सम्मान निधि के तौर पर डायरेक्ट किसान के खाते में 6,000 रुपए प्रति वर्ष, और 4 महीने के अंदर 2,000 रुपए उसके किसान के खाते में डालना प्रारंभ किया। इससे ही साफ जाहिर होता है कि देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की क्या सोच है। आज जो लोग इस बात कर रहे हैं, योजनाओं के बारे में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, मैं उन योजनाओं के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन कृषि के संबंध में जिस तरह से इस देश के अंदर किसान को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है और देश के किसान को गुमराह करने की एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, और वो उसके पीछे उन 3 बिलों का कारण बताया जा रहा है, और किसानों के उन तीनों बिलों के बारे में मैं आपको आपके बीच में बताने के लिए आया हूं। इन किसानों के बिलों के बारे में आपको कहना चाहूंगा कि आप और हम सब जानते हैं, जब हम मंडी में जाते थे, मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी किसान हूं, और मैं जब मंडी के अंदर जाता था तो मैं हमारे जो आड़तीये होते थे उनके मुंह की तरह देखता था, और वो जो बोली बोलते थे उस बोली के अंदर वो अगर 1 पैसा भी बढ़ता था, 2 पैसे बढ़ते थे, तो मेरे चेहरे पर चमक आती थी कि हाँ 2 रुपए 2 पैसा बढ़ा है। लेकिन तय करना उनके हाथ में होता था। सिर्फ किसान अपनी जो फसल होती थी उसको औने पौने भाव के ऊपर वो बिचौलिए जो सब मिले हुए होते थे, और अपनी मनमर्जी से उस रेट के ऊपर उनको उनकी रेट जो होती थी उसके ऊपर बेच कर आना पड़ता था। आज मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जैसा बिल्कुल सही कहा कि एक अगर ये मेरे हाथ में माइक है, उसको माइक बेचने वाली कंपनी को यह अधिकार है कि उसकी रेट वो स्वयं तय करे, और कौन से स्थान पर बेचनी है उसको वो स्वयं तय करता है। लेकिन मेरे देश का धरती पुत्र, अन्नदाता, मेहनतकश किसान रात दिन खेत में काम करने के बाद और सांप बिच्छुओं के बीच में काम करता हुआ जब वो फसल मंडी में बेचने के लिए जाता था तो उसकी रेट तय करने का उसको अधिकार नहीं था। और ये अधिकार अगर किसी ने दिया है तो इस कानून के माध्यम से अब देश का किसान किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर और किसी भी राज्य के अंदर जहां उसको अधिक रेट मिलेगी वहां पर वो बेच सकता है। इस बात की इस बिलों के माध्यम से आजादी दी गई है। और उसमें भी अब देश का किसान किसी भी प्रकार से टैक्स, अगर उसको मंडी परिधि के बाहर किसी प्रकार का टैक्स नहीं चुकाना होगा। मंडी के अंदर राज्य का अधिकार है, मंडियां टैक्स वसूल करती है किसानों से। आपको बताना चाहता हूं, मंडियों का जिस प्रकार से राज्यों के अंदर टैक्स वसूला जाता है वो किसान के ऊपर डायरेक्ट उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा, आज अगर बात कर रहे हैं पंजाब के अंदर, पंजाब की सरकार किसानों से 8.5% टैक्स वसूल करती है, 8.5% टैक्स वसूल करती है। और इसी तरह अन्य राज्यों के अंदर भी जहां मंडियां हैं वहां पर मंडियों के अंदर टैक्स वसूला जाता है किसान से। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इन बिलों के माध्यम से यह तय कर दिया कि मंडी परिधि के बाहर अगर कोई भी प्रकार का किसान अपनी अगर फसल को बेचता है तो उसको किसी प्रकार का कोई टैक्स न राज्य को चुकाना होगा न केंद्र को टैक्स देना होगा। यह कानून के अंदर व्यवस्था कर रही है।
आज किसानों के लिए इस मंडी परिधि के बाहर बेचने की आजादी मिलने की वजह से अब देश का किसान किसी भी राज्य के अंदर जहां भी चाहे वो बेच सकता है, ऑनलाइन बेच सकता है। अपने पास में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इनाम मंडी के माध्यम से अपने जो इनाम मंडी हर पंचायत को जिस तरह से हर देश की लगभग 1000 मंडियों को जोड़ा है इनाम पोर्टल के माध्यम से, और इसी के साथ जो हमारे एफपीओ है उनको भी उसी तरह जितने भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी उसके साथ में जोड़ दिया है। और अब किसान घर बैठे अपने उत्पादन को जहां वो ऑनलाइन देखकर जहां उसको अच्छी रेट मिलेगी वहां पर वो बेच सकता है। और इस बिल के माध्यम से बेचने के इसको स्वतंत्रता मिली है। और इसमें हमने ये प्रावधान किया है कि जो भी किसान किसी भी व्यापारी को बेचेगा तो उसको 3 दिन के अंदर उसका भुगतान करना पड़ेगा। ऐसा कभी कानून नहीं बना कि उसमें 3 दिन का प्रावधान हो, या तो किसान अपनी रोकड़ पैसा देकर खरीद बेचे अगर उसको कहीं पर भी विश्वास हो। किसान स्वतंत्र है और उसके अंदर उसको यह प्रावधान किया गया है कि किसान को उस व्यापारी को 3 दिन के अंदर भुगतान करना होगा। और अगर वो नहीं करेगा, किसान अगर कोर्ट में गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और सरकार उसको पैसा दिलाएगी। ये एसडीएम कार्यालय के अंदर ये व्यवस्था कर दी गई। उस समय रेट कुछ अलग होती है। हमने देखा है कई बार आलू के भाव देखे हैं, आलू बोता है उस समय तो 25-30 रुपए होता है, लेकिन जब आलू पक जाता है उस समय जब मंडी में लाता है, सेब की अगर फल है या किन्नू की है या किसी प्रकार का अगर कोई फल है तो उसकी भी हम जब इस फसल को बोता हूं उसका मुझे सही रेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए इस कानून के अंदर हमने ये प्रावधान किया है, किसान अपने फसल को जिस सेब को 20 रुपए के अंदर व्यापारी और किसान के बीच में करार हो गया और रेट तय कर दी कि मैं 20 रुपए के अंदर बेचूंगा 100 रुपए के स्टाम्प पर। और इस समय अगर फसल पकी और उस समय अगर रेट घटकर और उसकी अगर मान लो 10 रुपए सेब की हो गई, उस व्यापारी को खरीदना ही होगा। अगर नहीं खरीदेगा तो उसके खिलाफ कानून आएगा और ये व्यवस्था की गई। और इसके अतिरिक्त अगर मान लो रेट बढ़ गई और जिस समय किसान ने फसल पकी और उस समय रेट बढ़कर अगर 30 रुपए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें पहले भी वक्ताओं ने बताया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के अंदर विपक्ष जिस तरह से कहता है कि यहाँ पर हमारे कई लोग आएंगे, अंबानी आ जाएगा, अडानी आ जाएंगे, कॉर्पोरेट जगत के लोग आएंगे, किसानों की जमीन को हथिया लेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अंदर जो करार होगा, जो समझौता होगा वो सिर्फ फसल का समझौता होगा, जमीन से संबंधित किसी प्रकार का शब्द का प्रयोग नहीं होगा। और इसमें यह भी है, जो पहले कई हमारे जैसे विपक्ष के लोग या कुछ कह रहे कानून चल रहे, उसके अंदर तो जैसा कि अभी पहले भी वक्ताओं ने कहा कि जमीन की हम बटाई पर कोई भी व्यापारी आएगा तो उसको दे देंगे कि ये इसको 2 साल के लिए 5 साल के लिए पहले देते थे या 10 साल के लिए देते थे, कहते थे कि उसके ऊपर अतिक्रमण कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाया है वो कानून नहीं है जिसमें जमीन को किसी को देने का प्रावधान नहीं है, क्लियर कानून के विरोध में है। इसमें सिर्फ समझौता होगा या जो करार लिखा जाएगा वो किसान अपने खुद के खेत में जो उसकी फसल होगी उसी का करार होगा। जमीन पर जाकर जिस तरह से अभी कई किसान है, किसान की जमीन पड़ी है और किसान चाहे तो किसी व्यापारी को देकर कि तुम फसल को बोवो, पकाओ या तैयार करने के बाद में बेच सकते हो, तो ऐसा उसमें नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जमीन है, उसका कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर जो समझौता होगा वो सिर्फ फसल का ही होगा। और इसके अंदर जिस तरह से हम जमीन देते हैं वैसे जमीन देने का प्रावधान नहीं है। किसान फसल खुद बोएगा,
किसान का ही खेत होगा और सिर्फ व्यापारी आएगा जब फसल पकेगी उस समय। उससे पहले किसान के खेत में व्यापारी को कोई आने का अधिकार भी नहीं है। इस कानून में ये कर दिया। आकर और 150 खेत को अगर उसने एक साथ उसने सौदा किया, एग्रीमेंट किया और उस या अपने स्टाफ के लिए रहने के लिए कोई मकान बना दिया खेत में, या कुछ व्यवस्था के नाते कोई अगर उसने कोई गोदाम बना दिया, किसी प्रकार का कोई भी कागज गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। आपको मोर्गेज के तौर पर बैंक को नहीं देना पड़ेगा। ये सब किस लिए हो रहा है? ये सब किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है। ये किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी की सोच है। 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होगा। हर गांव के अंदर हमारे जैसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं कि वहां पर वेयर हाउस बनेंगे। आपके गांव के अंदर, आपकी कोऑपरेटिव के अंदर वेयर हाउस बनेगा। उसी जगह पर अपने अनाज को आप लाकर रख सकते हो। वहीं पर आपके एटीएम की व्यवस्था होगी उसी जगह पर। और एक उसी गांव के अंदर आपके वहां पर आपके इनाम की व्यवस्था होगी। आप किसी भी देश के किसी कोने में बेचेंगे तो इनाम की मंडी है, वैसे ही पोर्टल वहां पर आपके उस गांव की कोऑपरेटिव के अंदर होगा। और वहां पर कोल्ड वेयर हाउस जो बनेंगे, वो वेयर हाउस है, उसमें लगभग 2 करोड़ से अधिक भारत सरकार उसमें सहायता करेगी। हर गांव में जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा तब मेरे देश के किसान को मजबूरी के अंदर उसको किसी और को बेचने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए भी 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भारत सरकार खर्चा करने जा रही है। इसलिए मैं आपसे साथ में आगे बढ़ रहा है और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का अगर कोई संकल्प ले सकता है तो वो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है। अरे जिन लोगों ने 60 साल शासन किया, उन्होंने कभी किसान की योजना बनाई हो तो आप बताइए मुझे। सबसे पहले अगर किसानों के लिए फसल बीमा योजना लागू की तो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने शुरू की। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया तो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया। केसीसी मिलती है तो उनकी वजह से मिलती है। पहले किसान बेचारा किसी व्यापारी के सामने हाथ फैलाकर खड़ा रहता था, उसको कोई पैसा देने वाला नहीं होता था। ब्याज के ऊपर वो लेके आता था और फिर फसल पकती, उस समय जाकर वापस फसल पे वो लौटाता था पैसा। और अगर कहीं पर आपदा आ जाती तो किसान अपने हाल के ऊपर रोता था, उसकी कोई इंश्योरेंस नहीं होता था। आपको पता है कि आज अगर कोई मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस होता है, 4 व्हीलर का इंश्योरेंस होता है, एक आदमी का इंश्योरेंस होता था, लेकिन किसान की फसल का इंश्योरेंस नहीं होता था। वो इंश्योरेंस भी अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया। आप लोगों ने क्यों नहीं किया इतने वर्षों तक? इसका सवाल कौन पूछेगा? और उसके बाद में एमएसपी को 1.5 गुना करने की बात आई। आज स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर कहा गया कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में एमएसपी को 1.5 गुना करना चाहिए, तो माननीय मोदी जी ने एमएसपी को 1.5 गुना करने का काम किया। आज जो फसल जो समय रेट थी उससे 1.5 गुना अगर कोई रेट है तो एमएसपी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने की। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज देश के अंदर जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और उसके अंदर कुछ लोग जिन्होंने इस देश के अंदर 60 साल शासन किया, उन्होंने किसानों के हित की न तो कोई योजनाएं बनाई। आज ये योजना है तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाई। उनका एक ही उद्देश्य है कि इस बिलों का विरोध क्यों करें, जिसका अभी भाई साहब ने बताया, हर चीज का उसका विरोध करना, चाहे उसके सीए का हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे वो अन्य कोई भी हो, इनका काम विरोध करना है। और आज मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आज जो किसान यहाँ पर बैठे हैं, कुछ लोग आज देश के अंदर सब जगह से पिछले 5-6 दिन से मैं लगातार हमारे यहाँ पर देख रहा हूँ, पूरे देश के कोने कोने से सारे किसान आकर हमारे कृषि मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे कि ये किसानों के हित के बिल हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज आपने भी जिस तरह से इन बिलों का समर्थन किया, मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने वास्तव में ऐसे बिलों का समर्थन किया। और जो बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि भारत की सरकार है वो किसान हितैषी है, और आपसे निवेदन है कि आप आइए और 2 कदम आप आगे बढ़े, 2 कदम हम बढ़ेंगे। हमारी लगातार 6 दौर की बात हो चुकी, बातचीत हुई है।
और सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर हुई है। और आज उनसे भारत सरकार निमंत्रण दे रही है कि आप आइए, अगर आपको कोई भी इस कानून के अंदर संशोधन की आवश्यकता लगती है तो उसके अंदर संशोधन करने के लिए भारत सरकार तैयार खड़ी है। और उसके बारे में हमने उनको लिख के भी दिया है, कुछ विषयों को लेकर जो उनकी शंकाएं थी, और उसका समाधान भी हमने उनको बताया है। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि अब इस आंदोलन के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो लेफ्ट के लोग हैं, नक्सलिस्ट, जो उसके अंदर कुछ लोग घुस चुके हैं, या खालिस्तान का जो नारे लगाने वाले वो लोग उसके अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, उसके अंदर घुसे हुए हैं। और वो नहीं चाहते कि किसी तरह से किसानों का समझौता हो जाए और किसान को हक मिले। और वो वही लोग हैं जिन्होंने इस देश के अंदर 60 साल राज किया, वो लोग और विपक्ष उसको बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन किसानों के हाथ तोड़कर उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप आइए और इस देश के किसानों के लिए ये बिल है, वो एक किसानों के जीवन में परिवर्तन करने वाले हैं और किसान को आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं। और किसान आत्मनिर्भर बनेगा तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिलों को लाए हैं। और इसलिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इतने सभी समर्थन के अंदर आए हैं। आगे भी आप इस बात को नीचे तक जो हमारे किसान भाई हैं उन तक इस बात को पहुंचाएं, यही निवेदन करना था मुझे। आप सबने मेरी बात को सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय।